दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपॉइंट केमिस्ट्री हब पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन हैलोजन व्युत्पन्न जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इससे रिलेटेड जो लास्ट के आपके 3 to 4 ईयर्स है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और इसके साथ साथ अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी स्टडी करेंगे जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2021 में डायरेक्टली आपको पेपर में रिफ्लेक्ट होते मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन आरबीएससी 2020 केमिस्ट्री पेपर है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपका आरबीएससी 2020 में केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर नंबर 10 से सीधे डायरेक्ट पूछे गए थे। तो पहला सवाल था उसमें वुर्ट्ज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपसे ये पूछा था कि जो वुर्ट्ज अभिक्रिया है इसका केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। तो अपन को पता है कि जो वुर्ट्ज अभिक्रिया है क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है और किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे वुर्ट्ज अभिक्रिया के लिए? तो एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, RX हो गया। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड के? 2 मॉलिक्यूल्स। साथ में किसके साथ अभिक्रिया होती है, सोडियम धातु के साथ। तो ये लीजिए मैंने सेकंड वाला कौन सा मेंशन कर दिया यहाँ पर, सेकंड वाला एल्किल हैलाइड। और उपस्थिति किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। ड्राई ROR का मतलब क्या है, शुष्क ईथर। और जब भी ये अभिक्रिया होगी तो वहां पर क्या होगा, ये दोनों सोडियम, दोनों जो एल्किल हैलाइड के हैलोजन है इसके साथ बंध का निर्माण कर लेगा। जो भी एल्किल समूह है उनका क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। और जब भी एल्किल समूह का युग्मन होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का निर्माण होगा। और एल्केन के साथ साथ किसका निर्माण हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हैलाइड। तो ये होती है आपकी वुर्ट्ज अभिक्रिया। डायरेक्ट ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। इसको ही कौन सी अभिक्रिया बोलते हो, वुर्ट्ज अभिक्रिया बोलते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, बेंजील हैलाइड में हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था लिखिए। तो देखो इसके लिए मैं आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं। हैलोजन व्युत्पन्न में अपन ने जो हैलोजन व्युत्पन्न है उन वाले यौगिकों को 2 भागों में बांटा था कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। पहला अपन ने ये डील किया था कि अगर मान लीजिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है, तो sp3 कार्बन वाले संकरण परमाणु को अपन 3 भागों में वापिस से वर्गीकृत कर सकते थे। कौन कौन से यौगिक थे वो? पहला वाला एल्किल हैलाइड आता है, सेकंड वाला एलिलिक हैलाइड आता है और थर्ड वाला बेंजीलिक हैलाइड आता है। किस टाइप की संरचना होती है इनकी? तो ये ध्यान रखना आपको, एलिलिक का मीनिंग कौन सा समूह होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये वाला समूह कौन सा होता है, एलिलिक समूह है। और एलिलिक से क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड। तो यहां पर मैंने अटैच कर दिया हैलोजन परमाणु मीनिंग X को। सेम इस टाइप से जो बेंजीलिक हैलाइड इसकी किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, तो बेंजीलिक हैलाइड में एरोमेटिक वलय से कौन जुड़ा रहता है, CH2। और इस CH2 समूह जो एरोमेटिक वलय से लगा होता है इसको तो बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड बोल रहा। तो यहाँ पर किसको अटैच कर दूंगा, X को अटैच कर दिया। सेम टाइप से यहाँ पर एक और मेंशन कर रखा है कौन सा, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किसी भी एल्किल समूह के sp3 कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। नेक्स्ट वाला अगर अपन देखें तो कौन सी कैटेगरी बनेगी, sp2 कार्बन। अगर संकरित कार्बन परमाणु की अवस्था कौन सी हो, sp2। अगर sp2 संकरित वाले कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है तो उसको अपन 2 भागों में बांटते, एक तो एरिल हैलाइड, दूसरा वाला वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग है, मतलब जो एरोमेटिक वलय से डायरेक्ट कौन जुड़ा होता है, हैलोजन जुड़ा रहता है। तब तो कौन सा हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो गया। और वाइनिलिक में क्या होता है, वाइनिलिक वाला समूह ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इस वाले समूह को क्या बोलते हैं अपन, वाइनिलिक समूह बोलते हैं। और कौन सा बनाना अपन को, वाइनिलिक हैलाइड।
तो यहाँ पर किसको अटैच कर दूंगा मैं, हेलोजन को। साथ में आप बेंजीलिक को कन्वर्ट कर सकते हो एरिल में। क्या करना, देखो बेंजीलिक का अगर CH2 आपने ग्रुप रिमूव कर दिया तो बेंजीलिक किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एरिल हैलाइड में। इसी टाइप से अगर आपने एलिलिक हैलाइड का CH2 ग्रुप है यहां से क्या कर दिया, डिसअपियर कर दिया, तो एलिलिक समूह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाइनिलिक में। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी बात करें sp2 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित हेलोजन परमाणु की, दो में आप उसको डिवाइड करोगे, एक तो एरिल हो गया, दूसरा वाइनिलिक। दोनों के अंदर ही क्या होता है, sp2 से आबंधित होता है हेलोजन परमाणु। सेकेंड वाला अगर आप बात करोगे किसकी, sp3 में, चाहे से एल्किल हैलाइड हो, चाहे से आपके पास एलिलिक हैलाइड हो, अदरवाइज बेंजीलिक हैलाइड, तीनों में क्या होता है, हेलोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। तो ये देखिए 2020 में क्या सवाल पूछा गया था, बेंजील हैलाइड में हेलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। बेंजील हैलाइड की बात कर रहा है, मतलब कौन सा हो गया, sp3 हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा, किसके लिए, बेंजील के लिए। नेक्स्ट वाला देखिए, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। अभी देख रहा है ये एलिलिक वाला भी किसका उदाहरण होता है, sp3 वाले का, और एलिलिक वाले में भी जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु आबंधित होता है उसका संकरण अवस्था क्या आएगी, sp3 आएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्रियाविधि सहित समझाइए। और इसके नेक्स्ट वाला क्या प्रॉब्लम है, द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अभिक्रिया विधि सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन SN1 और SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्रिया विधि समझेंगे SN1 अभिक्रिया की। तो यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूं मैं, SN1 जो अभिक्रिया है इसकी अभिक्रिया विधि से अपन डील करेंगे, SN1 अभिक्रिया। अब इसकी मैकेनिज्म के साथ ये वाला आपसे प्रॉब्लम पूछा, मीनिंग मैकेनिज्म के साथ मेंशन करना है। तो आपको ये पता है कि SN1 अभिक्रिया में सबसे अधिकतम जो अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में से तृतीयक एल्किल हैलाइड के। तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने कोई सिंपल सा तृतीयक एल्किल हैलाइड उसको कंसीडर कर लिया। ये लीजिए कार्बन से बॉन्डेड है CH3, इधर भी बॉन्डेड है कौन, CH3, और यहाँ पर मैंने कोई हेलोजन अटैच कर दिया, उसको क्या नाम दे दिया, X नाम दे दिया। ये वाला क्या हो गया, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड हो गया। या फिर ये लीजिए इस वाले X को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, Br लिख देता हूँ। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे SN1 अभिक्रिया विधि 2 में संपन्न होती है। पहला पद कैसा होता है SN1 अभिक्रिया विधि का, धीमा पद होता है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक में जो धीमा पद है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। तो ये बात किसकी है, पद संख्या 1 की। कैसा होता है पद संख्या 1, धीमा पद होता है। जो भी धीमा होता है वो कैसा होता है, वेग निर्धारक पद होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस वाले स्टेप में क्या होता है, जब भी प्रथम पद होता है कार्बन और हेलोजन बंध का क्या होता है, विखंडन होता है। और जब भी यहां से हेलोजन बाहर निकल जाएगा तो किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो ये देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, CH3 कार्बन बॉन्डेड किससे, CH3, और ये क्या आ गया, CH3। और यहां से ब्रोमीन है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर जाता है, मीनिंग किस रूप में चला जाएगा, Br- के रूप में चला जाएगा। तो ये मैंने हैलाइड बना दिया, मतलब ब्रोमाइड हो गया। और यहाँ पर इस वाले ब्रोमाइड को आप क्या बोलते हो, अवशिष्ट समूह बोलते हो। ये वाला जो हैलाइड है ये क्या होता है, अवशिष्ट समूह होता है, जिसको आप लिविंग ग्रुप बोलते हो। और साथ में देखो जैसे इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर चला गया, कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कार्बन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपके धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहली स्टेप के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा है। पहली स्टेप में किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती कौन सा बन रहा है, कार्बधनाइन का निर्माण हो रहा है। तो पहली स्टेप में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, और मध्यवर्ती कौन सा होता है, कार्बधनाइन होता है। ये होता है पद संख्या 1। ये वाली स्टेप कौन सी है, ये होती है आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 2 है, वहां पर क्या सीन क्रिएट होगा, स्टेप नंबर 2 में जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो वाला न्यूक्लियोफाइल मध्यवर्ती कार्बोधनाइन पर क्या करता है, आक्रमण करता है। जैसे ये लीजिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिया है कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन, तो मध्यवर्ती का निर्माण हुआ था। ये तो मैंने शो कर दिया मध्यवर्ती CH3, और कार्बन से इधर भी क्या बॉन्डेड होगा, CH3।
कार्बन मध्यवर्ती कौन सा है, कार्बोधनाइन। कार्बन के ऊपर कौन सा अवयव आ रहा है, प्लस, तो क्या बोल दोगे आप इसको, कार्बोधनाइन। और ये आ गया आपके बाद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने कौन सा कंसीडर किया, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ एक्चुअल में है क्या, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नाभिक स्नेही है। क्या करेगा द्वितीय पद में, पहली बात तो द्वितीय पद कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, और साथ कैसा होता है, ये वाला पद फास्ट होता है। द्वितीय स्टेप क्या होता है, तेजी से संपन्न होता है। पहला पद क्या होता है, धीमा पद होता है, स्लो स्टेप है। फास्ट पद है, देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, आंशिक जहां पर कार्बन के ऊपर धनावेश है वहां पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और उत्पाद का निर्माण कर देगा। कौन से उत्पाद का निर्माण होगा, CH3। कार्बन से फर्दर कौन बॉन्डेड है, CH3, और इस साइड भी कौन अटैच हो गया, CH3। न्यूक्लियोफाइल कौन था, OH, तो यहाँ पर कौन अटैच हो गया, OH। किसका निर्माण हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये होती है आपके SN1 अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता। मीनिंग दो पदों के अंदर अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। पहला पद कैसा होता है, धीमा पद होता है, दूसरा वाला कैसा होता है, फास्ट होता है। SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। पहला पद है उसमें क्या होता है, हेलोजन बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल जाता है और मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। द्वितीय पद कैसा होता है, तेजी से होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, साथ में द्वितीय पद में नाभिक स्नेही है, कार्बोधनाइन मध्यवर्ती पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये होगी आपके दो पदों में संपन्न होगी। यहां पर एक इंपोर्टेंट बात आती है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो अभिक्रिया की दर वो किस पर डिपेंड करेगी, तो यहां पर ये मैं मेंशन कर रहा हूं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तो ये ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। तो क्या कर दोगे आप, समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड कौन सा लिया आपने यहाँ पर, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता से कोई मीनिंग नहीं है किसको, SN1 अभिक्रिया की दर को। ये तो बात हो गई किसकी, SN1 अभिक्रिया की। सेकंड बात, अब की बार कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे अपन, SN2 अभिक्रिया। अब अपन डिटेल में देखेंगे SN2 अभिक्रिया। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया अब की बार SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया वो कितने पद में संपन्न होती है, केवल एक ही पद में क्या होती है, संपन्न होती है। और SN2 अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा किसकी होती है, सुपर 1 डिग्री की होती है। सुपर 1 डिग्री जो भी एल्किल हैलाइड होगा उसके लिए SN1 अभिक्रिया की दर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये लीजिए मैंने कोई एग्जांपल मेंशन कर लिया, ये लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, सुपर 1 डिग्री का CH3Cl, और इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोफाइल लेकर आ गया OH माइनस, मीनिंग हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि जो SN2 अभिक्रिया विधि है ना, ये कितने पद में संपन्न होती है, केवल एक ही पद में संपन्न होती है। ये वाला पद कैसा होता है, स्लो मतलब मंद गति से होता है, और मंद गति वाला क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वहां पर SN1 में किसका निर्माण हुआ था, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का, और SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या होता है कि कार्बन की जो संयोजकता कितनी हो जाती है, 5। तो देखिए यहां पर क्या होगा, SN1 अभिक्रिया में तो जो पहले पद में कार्बन और हेलोजन बंध का विखंडन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के मध्य बंध बनेगा वैसे वैसे कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध का क्या होगा, विखंडन होगा। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। कार्बन से कौन बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन। ये लीजिए कार्बन से बॉन्डेड कर दिया मैंने 3 हाइड्रोजन। कौन सा बंध टूटेगा, कार्बन और हेलोजन का। तो ये लीजिए यहाँ पर मैं डैश डैश से क्या शो कर रहा हूँ कि ये जो कार्बन और हेलोजन मीनिंग जो CCl बॉन्ड तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और जैसे जैसे CCl बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा उसी टाइप से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल मतलब OH के मध्य क्या होगा, बंध का निर्माण होगा। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5, और जहां पर भी कार्बन की संयोजकता 5 होगी इसको क्या बोलता हूं मैं, संक्रमण अवस्था बोलता हूं। तो SN2 जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि एक ही पद में संपन्न होती है। जैसे जैसे प्रथम पद में कार्बन और हेलोजन बंध का विखंडन होता है वैसे वैसे कार्बन और नाभिक स्नेह के मध्य बंध का निर्माण होता है। कार्बन की संयोजकता 5 होगी, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, संक्रमण अवस्था बोल दिया। अब ये जो संक्रमण अवस्था होती है इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, वेरी लेस होती है। मीनिंग ये क्या होता है, बनते ही क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर कार्बन और क्लोरीन जो बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल के मध्य बंध का संपूर्ण निर्माण हो जाएगा। तो देखिए यहां पर किस टाइप से निर्माण होगा, ये कार्बन
इधर अटैच आपके हाइड्रोजन, ये अटैच था हाइड्रोजन, और यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन, और यहाँ पर अटैच किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल मेथिओनिन कौन हो गया, OH। और बाहर कौन चला जाएगा यहाँ से, अवशिष्ट समूह के रूप में हैलाइड, यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा, Cl- के रूप में बाहर चला जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया की दर हो गई, SN2 अभिक्रिया की अभिक्रिया विधि। कितने पदों में संपन्न होती है, केवल एक ही पद में संपन्न होती है, मतलब स्टेप नंबर 1 के अंदर ही क्या होती है, फिनिश हो जाती है। किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। जैसे जैसे कार्बन और हैलोजन बंध का विखंडन होता है, वैसे वैसे कार्बन और नाभिक स्नेह के मध्य बंध का निर्माण होता है। तो ये होती है आपके SN2 अभिक्रिया। और तो यहाँ पर वही सवाल बनता है वापिस से, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तो ध्यान रखना SN2 के अंदर जो अभिक्रिया की दर है ना, किस किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता और साथ में नाभिक स्नेह की सांद्रता। जो स्लो स्टेप होता है, मंद गति से स्टेप होता है, उसमें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन दोनों की क्या होती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे SN1 में मंद गति में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता थी, तो वहां पर अभिक्रिया की दर केवल किसके समानुपाती हुई थी, एल्किल हैलाइड की सांद्रता की। लेकिन SN2 अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप है, मंद गति का पद है, उसमें दो अभिकारक दोनों पर निर्भर कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगी किसके, सांद्रता एल्किल हैलाइड की सांद्रता CH3Cl की सांद्रता, और साथ में किसकी सांद्रता हो जाएगी, नाभिक स्नेह की सांद्रता। और नाभिक स्नेह कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या होती है, अभिक्रिया की दर होती है। तो ये लीजिए, जो आपका पेपर 2020 था उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एकणुक नाभिक स्नेह मतलब SN1 हो गया, और द्विवर्णुक नाभिक स्नेह मतलब SN2 हो गया। इनकी अभिक्रिया विधि सहित इनको समझाना था। नेक्स्ट वाला देखिए, ये अब की बार कौन सा पेपर है, 2019, मीनिंग 2019 में आरबीसी बोर्ड एग्जाम ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे और उनके क्या आंसर होते हैं प्रॉपर। तो देखिए, पहला सवाल क्या था, 2019 आरबीसी केमिस्ट्री के पेपर का, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। एक समीकरण तो फिक्स आने वाला है आपके, चाहे से फिर वो वोल्टेज अभिक्रिया आए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आए, फिंकेलस्टाइन आए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया आए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आए, डार्जन प्रक्रम आए, मतलब एक रासायनिक समीकरण तो 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या था, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहली बात तो देखिए क्या इसका आंसर होगा, एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनती है। यह हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके द्वारा केवल एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। मतलब जो भी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया कौन कौन कर सकता है, या तो एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड। अभिक्रिया किसके साथ होगी, सोडियम आयोडाइड मतलब NaI के साथ। उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क एसीटोन। तो यहाँ पर शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हैलोजन विनिमय मतलब हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्स की जगह तो आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन की जगह एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कौन रिलीज हो जाएगा, NaX। तो ये देखिए NaX की क्या बन गई, पीपीटी अवक्षेप बन गया। और किसके अंदर अवक्षेप बन जाता है, शुष्क एसीटोन के अंदर क्या हो जाता है, ये वाला अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। और इस वाले R से कौन जुड़ जाएगा, आयोडीन। तो क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। तो यही मेंशन किया है कि जो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया उसमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में संपन्न कराने पर एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसको कौन सी बोलती हो, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बोलती हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वुर्टज अभिक्रिया आती है ना, तब आपको क्या करवाना है, एल्किल हैलाइड का युग्मन करवाना है। जब भी फिटिंग अभिक्रिया आती है तो उस वाली स्थिति में क्या करवाना है, आपको एरिल हैलाइड का युग्मन करवाना है। और युग्मन किसकी उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। और जब दोनों एक साथ पूछ ले मतलब वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, तो मतलब यहाँ पर युग्मन किसका होगा, एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड का। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। निर्माण किसका होगा यहाँ पर, एल्किल बेंजीन का। तो देखिए क्या आंसर बनेगा, एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन का निर्माण करते हैं। और इसी को क्या बोलते हो आप, वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड ये रहा CH3Cl, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो कितने सोडियम धातु लेने हैं आपको, 2 सोडियम धातु। और ये वाला कौन सा है, क्लोरोबेंजीन, मीनिंग क्या हो गया, एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ
NaCl, और साथ में क्या हो जाएगा, एल्किल और एरिल समूह का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। तो देखिए एल्किल है वो कहां से आकर अटैच हो गया, एरिल समूह से, तो निर्माण किसका हो गया, एल्किल बेंजीन का। इसी को कौन सी बोलते हो, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते, समझाइए। मतलब यहाँ पर ऐसा अभिक्रिया है उनकी तुलना करवा रहा है। पहला वाला तो बोल दिया एरिल हैलाइड, और सेकंड वाला कौन सा बोल दिया आपके पास, एल्किल हैलाइड। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जो एरिल हैलाइड है जिसमें हैलोजन सीधे बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, उसमें ऐसा अभिक्रिया है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर बहुत कम होती है। उसका कारण पूछ रहा है, तो कारण क्या होगा, तो देखिए कारण, एरिल हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है जिसके कारण CX मतलब कार्बन और हैलोजन आबंध में आंशिक द्विव आबंध के गुण आ जाते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इस आबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो एरिल हैलाइड का मीनिंग की क्या होता है, एरिल हैलाइड में आपको अभी मैंने बताया कि जो हैलोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, और हैलोजन के पास कितने नंबर में लोन पेयर होती है, 3 नंबर में क्या होती है, लोन पेयर होती है। 3 लोन पेयर है, असहबाजित इलेक्ट्रॉन युगल है। तो ये क्या करेंगे, हैलोजन के जो लोन पेयर है ना, असहबाजित इलेक्ट्रॉन युगल, ये बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ समयुग्म में होंगे, जिसके कारण कार्बन और हैलोजन के मध्य क्या आ जाएगा, आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, और द्विबंध को तोड़ना एकल बंध की तुलना में क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण कार्बन और हैलोजन आबंध में, मतलब कार्बन और CX बॉन्ड में आंशिक द्विबंध की गुण आ जाती है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इस वाले बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला बंध वो क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण हो गया, द्विबंध का निर्माण हो गया। तो यही मुख्य कारण है कि जो एरिल हैलाइड है उसकी अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम होती है। बाकी 3 कारण और मैंने मेंशन करवा रखे हैं, कौन कौन से 3 कारण है, और बाकी कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था, फिर थर्ड वाला कौन सा है, संभावित प्रतिकर्षण, और चौथा वाला कौन सा हो जाएगा, प्रतिशत S गुण। इसके आधार पर भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से आपको व्याख्या किसके आधार पर करनी है, अनुनाद के आधार पर। तो नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN2 अभिक्रिया के प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब या तो SN1 का ऑर्डर पूछेगा आपसे, क्रम पूछेगा अभिक्रियाशीलता का, या किसका पूछेगा, SN2 का पूछेगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके SN2 अभिक्रिया होती है ना, इसमें जो अभिक्रिया का जो निर्धारण डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, त्रिविम बाधा होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको बात करेगा SN2 अभिक्रिया की, तो यहाँ पर निर्धारक पद कौन सा होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं डिसाइडिंग फैक्टर, कौन सा कारक है जो अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है। हमेशा ध्यान रखिए SN2 अभिक्रिया में जो निर्धारक कारक क्या होता है, त्रिविम बाधा होता है। त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पर जितना ज्यादा बल की समूह जुड़ा होगा उसकी दर उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसके आधार पर आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया में किसकी होगी, जिसके पास त्रिविम बाधा न्यूनतम होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, सुपर 1 डिग्री की होती है। उसके बाद में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता होगी। उसके बाद में कौन आएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आएगा। और सबसे मिनिमम जो आपकी यहाँ पर SN2 की अभिक्रियाशीलता होगी किसकी होती है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में त्रिविम बाधा सर्वाधिक है, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड सुपर 1 डिग्री में क्या होती है, सबसे न्यूनतम है। तो यहाँ पर देखिए ये किसका एग्जाम्पल है। अब आपको जो भी एग्जाम्पल है उसको अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करवाना है। ये वाला कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये वाला है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कैसे पता चला, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से सीधे आबंधित है। तो यहाँ पर कितने से कार्बन से आबंधित है, 1 से, तो 1 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्लोरीन इस वाले कार्बन से आबंधित है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली आबंधित है, 2 से। तो ये वाला कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये वाला है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। थर्ड वाला देखिए क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 3 से। तो ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कौन सी अभिक्रिया की दर पूछिए आपको, SN2। तो SN2 का किसकी मैक्सिमम होगी,
सबसे पहले सुपर 1 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, फिर द्वितीयक, उसके बाद में तृतीयक। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता कौन देगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो 1 नंबर पर कौन आएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किधर? तो 1 नंबर पर तो आ जाएगा ये वाला, क्योंकि प्राथमिक है। प्राथमिक में बाद में द्वितीय आएगा, मतलब 2 नंबर पर ये आएगा, और द्वितीय के बाद में अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? तृतीय की सबसे न्यूनतम होती है, तो 3 नंबर पर ये आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, मिथाइल क्लोराइड का कक्षक आरेख बनाइए। तो मिथाइल क्लोराइड पहली बात तो देखिए क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है CnCl3। CnCl3 इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। सॉरी, मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, मिथाइल का मतलब CH3 समूह, क्लोराइड बोला तो क्या आ जाएगा? Cl। तो CH3Cl को ही क्या बोलते हो आप? मिथाइल क्लोराइड बोलते हो। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और कार्बन के पास कौन सी कक्षक होती है? p कक्षक। p कक्षक की आकृति कैसी होती है? डमलाकार होती है। और यहाँ पर जो आपके देखो कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये देखो मैंने कौन से मेंशन किए यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन मेंशन किए। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कौन सा कक्षक होता है? s कक्षक। और s कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो यहाँ पर मैंने कितने हाइड्रोजन अटैच कर दिए? 1 2 3। 3 हाइड्रोजन के s कक्षक है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। कौन सा अतिव्यापन होगा यहाँ पर? कार्बन का संकरण कौन सा होगा? sp3। और हाइड्रोजन के पास कौन सा कक्षक है? sp। हाइड्रोजन के पास कौन सा कक्षक उपस्थित होता है? s कक्षक। तो ये अतिव्यापन कौन सा हो रहा है? sp3 1s अतिव्यापन। और ये भी कौन सा है? sp3 1s अतिव्यापन। ये भी कौन सा है? sp3 1s अतिव्यापन। और देखो ये जो चौथा बंध बनेगा वो किसके साथ बनेगा? क्लोरीन। क्लोरीन कौन से कक्षक का है? p कक्षक का। मतलब यहाँ पर अतिव्यापन कौन सा होगा? कार्बन का तो कौन सा कक्षक आ जाएगा? sp3। और क्लोरीन का कौन सा आएगा? p कक्षक आएगा। और p में भी कौन सा आएगा? pz कक्षक, क्योंकि सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और सिग्मा बंध में p कक्षक का सामान्यतः कौन सा कक्षक भाग लेता है? pz कक्षक भाग लेता है। तो ये क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड का कक्षक आरेख हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ते अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब देखो आपको कौन कौन सी कैटेगरी दे दी अब की बार? ये वाला तो हो गया एल्किल हैलाइड, ये हो गया एरिल हैलाइड, और ये वाला क्या हो गया? बेंजील हैलाइड हो गया। किसका क्रम पूछा है आपसे? SN अभिक्रिया। मतलब अब की बार इसने इंडिकेट नहीं किया है कि SN1 का बताइए या SN2 का बताइए, डायरेक्ट कौन सा ऑर्डर बोला है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी SN अभिक्रिया होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? बेंजीलिक की। उसके बाद में आता है आपका एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में आता है आपका एरिल हैलाइड। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि SN की बात करें ओनली जब भी आपको SN1 और SN2 नहीं बोले, तो उस वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? बेंजीलिक हैलाइड की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? एल्किल हैलाइड की। बेंजीलिक हैलाइड के बाद में नंबर किसका आता है? एल्किल हैलाइड का। और सबसे न्यूनतम किसकी हो जाएगी? एरिल हैलाइड की। जो एरिल हैलाइड है इसमें तो अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, तो बंध आसानी से नहीं टूटेगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं होगी। तो ये ऑर्डर आना चाहिए। SN में सबसे ज्यादा बेंजीलिक है, उसके बाद में एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में एरिल हैलाइड। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लीजिए इसको। तो सबसे मैक्सिमम तो किसके लिए हो जाएगी? बेंजीलिक। ये वाला बेंजीलिक रहा, मतलब नंबर 1 पर ये आएगा सबसे ज्यादा इसकी अभिक्रियाशीलता। नंबर 2 पर कौन आएगा? एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड है RCl, तो नंबर 2 पर ये आ गया। और नंबर 3 पर कौन आएगा? एरिल हैलाइड। तो ये कौन सा हो गया? एरिल हैलाइड हो गया। तो ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। अगर आप इसको SN की अभिक्रियाशीलता के ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो क्या क्रम बन जाएगा? यहाँ से सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कौन सा है सबसे ज्यादा? बेंजीलिक वाला। तो सबसे यहाँ पर कौन सा मेंशन कर देना? बेंजीलिक। बेंजीलिक के बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा? इस टाइप से आपको मेंशन कर देना। सबसे सर्वाधिक कौन सा? बेंजीलिक। तो ये वाला तो यहाँ पर लिख देना। फिर कौन सा? एल्किल, सेकंड वाला यहाँ पर मेंशन कर देना। और न्यूनतम कौन सा? एरिल, थर्ड वाला यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, एल्किल क्लोराइड के जलीय क्योंच से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक क्योंच की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। समझाइए। तो मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कब तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और कब विलोपन अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्वस क्योंच आता है, एक्वस क्योंच का मतलब क्या है? जलीय KOH। तो जब भी इसका आयनीकरण होगा तो आयन में आपको क्या मिलता है?
हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होगा, OH माइनस। इसको कौन सा आयन बोलते हो? हाइड्रोक्साइड आयन। और जब भी एल्कोहलिक केओन आएगा, मतलब केओन को एल्कोहल में घोलते हो तो क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक केओन। तो इस वाली स्थिति में कौन सा आयन प्राप्त होता है? एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है, मतलब RO नेगेटिव वाला क्या होता है? प्राप्त होता है। एल्कोक्साइड आयन वो बेस या फिर क्षार का काम करता है, जिससे विलोपन अभिक्रिया होगी तो मुख्य उत्पाद एल्किन बनेगा। और हाइड्रोक्साइड जो आयन है ये किसका काम करता है? ये काम करता है आपके नाभिक स्नेही का। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और निर्माण किसका हो जाएगा? एल्कोहल का हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी केओन है ना, तो एक बार इसको जरूर देखना है कि एल्कोहल वाला है या फिर एक्वस वाला, मतलब जलीय केओन है अथवा कौन सा है? एल्कोहल वाला। जलीय केओन से हमेशा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जबकि एल्कोहलिक केओन से हमेशा बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। तो रीजन देखिए इसका, जलीय विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन का मीनिंग क्या हो गया? OH माइनस का निर्माण करता है, जो कि एक नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। अतः SN अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। मतलब जब भी एल्कोहल का निर्माण होगा तो अभिक्रिया विधि कौन सी होगी? SN होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जबकि एल्कोहलिक केओन्स, मतलब अब की बार केओन्स को किसमें घोल रखा है? एल्कोहल में। एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन का मतलब क्या हो गया? RO माइनस आयन का निर्माण होता है, जो कि एक क्षार मीनिंग बेस होता है। अतः बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करके एल्किन का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल एल्किल क्लोराइड, ये एग्जांपल मैंने बना दिया CH3CH2Cl। ये क्या हो गया? एल्किल क्लोराइड। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में देख रहे हैं आप जलीय केओन कौन सी अभिक्रिया होगी? SN अभिक्रिया। और SN अभिक्रिया में क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है आंशिक धनावेश वाले कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है और हेलोजन को अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आयन कौन सा मिलेगा आपको? हाइड्रोक्साइड आयन। कहां पर आक्रमण करेगा? आंशिक धनावेश वाले कार्बन पर। तो ये वाला OH इस वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर चला गया। क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा? पोटेशियम के साथ। तो देखिए क्या बन गया? KCl प्लस और CH3CH2 से कौन जुड़ गया? नाभिक स्नेही मतलब OH। तो किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का निर्माण हो गया। लेकिन देखो आज पूरी कहानी चेंज हो जाती है जब कौन आ जाता है? एल्कोहलिक केओन। जब भी एल्कोहलिक केओन्स के अंदर आप इसको घोलोगे तो कौन सा आयन मिलेगा? एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन किसका काम करता है? क्षार का काम करता है। और जब भी क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसा कोई भी एल्किल हैलाइड जिसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो बीटा परमाणु से हाइड्रोजन और अल्फा परमाणु से हेलोजन, ये क्या हो जाता है? इनका निष्कासन हो जाता है। और किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो जब भी ये वाला आएगा एल्कोहलिक केओन्स, एल्कीन बन गया और एल्कीन के साथ H2 जल का अणु निकलेगा और साथ में हेलोजन किसके साथ चला जाएगा? पोटेशियम के साथ। तो ये वाला भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखिए, तो अभी तक अपने 2020 में आरबीसी ने किस टाइप के प्रॉब्लम आपसे मेन एग्जाम में पूछे उनको डिस्कस कर लिया विद आंसर। सेकंड वाला फिर अपन ने ये देखा कि आरबीसी 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आए हेलोजन व्युत्पन्न से, उससे डील कर लिया। अब ये देखेंगे कि 2018 का जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 2018 के केमिस्ट्री के पेपर में हेलोजन व्युत्पन्न से वुर्टज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। और मैंने अभी बताया कि वुर्टज अभिक्रिया में किसका युग्मन करवाते हो? एल्किल हैलाइड का युग्मन करवाते हो। तो यहाँ पर तो कौन सी हो जाएगी? वुर्टज अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में किसका युग्मन करवाते हो? एरिल हैलाइड का। वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया में किसका युग्मन कराओगे? एल्किल हैलाइड के साथ किसका युग्मन कराओगे? एल्किल हैलाइड का। वुर्टज अभिक्रिया पूछ रहा है तो ये लीजिए 2 मोल किसके ले लिए? एल्किल हैलाइड। ये भी एल्किल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया होगी? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल समूह का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। किसका निर्माण हो गया? एल्केन का। और साथ में सह उत्पाद में क्या बनेगा? 2 मोल किसके बन जाएंगे? सोडियम हैलाइड मीनिंग NaX का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाला था सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा था अगले ने? वुर्टज अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण किस टाइप से यहां से रिलीज होता है, तो ये भी देख लीजिए। ये वाला हेलोजन, इस बार दोनों सोडियम के साथ, दोनों हेलोजन है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये दोनों के दोनों हेलोजन है, इस दोनों सोडियम धातु के साथ क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो देखो कौन बाहर चला जाएगा? 2NaX। तो ये देखिए यहाँ से रिलीजमेंट किसका हो गया? 2NaX का रिलीजमेंट हो गया और साथ में क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए,
निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को एसएन अभिक्रियाशीलता के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब यहां पर आपसे ये पूछा था कि जो ये वाला क्रम है उसमें से कौन सी पूछा था, SN1 अभिक्रियाशीलता। यहाँ पर कौन सा क्रम पूछा था, SN1 अभिक्रियाशीलता। अभी आपने ये देखा था स्टार्टिंग के अंदर ही मैकेनिज्म देख कर आए थे और मैकेनिज्म में क्रियाविधि में आपने ये बोला था कि SN1 अभिक्रियाशीलता में किसका निर्माण होता है, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। और मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का स्थायित्व कब होगा, जब तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा और उसके बाद में प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। तो यहां पर कौन सा ऐसा आपके पास एल्किल हैलाइड है जो सर्वाधिक स्थायित्व वाला आपको मध्यवर्ती कार्बोधनाइन प्रदान करेगा, कौन सा होगा, तृतीयक वाला। तो सीधा सा ये ध्यान रखना है आपको, SN1 अभिक्रियाशीलता में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, कार्बोधनाइन का स्थायित्व है। जबकि आप बात करते हो SN2 अभिक्रिया में तो वहां पर निर्धारक कारक या फिर डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, त्रिविम बाधा। तो SN1 अभिक्रियाशीलता में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होगी, तृतीयक वाले की, फिर द्वितीयक वाले की, फिर प्राथमिक वाले की और उससे बाद में किसकी हो जाएगी, सुपर 1 डिग्री वाले की। तो अगर यहाँ पर SN1 का क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी हो जाएगी, ये 1 नंबर पर यह आएगा क्योंकि तृतीयक है। 2 नंबर पर कौन सा आएगा, द्वितीयक वाला, तो ये आ गया। 3 नंबर पर कौन सा आएगा, प्राथमिक वाला, तो ये 3 नंबर पर आ गया। और सबसे न्यूनतम SN1 के प्रति अभिक्रियाशीलता किसकी होगी, सुपर 1 डिग्री की, मीनिंग ये आ जाएगा 4 नंबर पर। अगर आपको यही क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम दीजिए, तो SN2 के अंदर जो निर्धारक कारक कौन सा होता है, SN2 में निर्धारक कारक होता है आपका त्रिविम बाधा। तो उस वाली स्थिति में ये पूरा आंसर रिवर्स हो जाता। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती, सुपर 1 डिग्री की, फिर प्राथमिक की, फिर द्वितीय की और उसके बाद में तृतीय की, किसमें, SN2 अभिक्रियाशीलता में। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं उत्पाद बनाइए। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो आपको रिएक्शन क्या दिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। नहीं, ये किसका उदाहरण है, ये आपके उदाहरण है एल्किल हैलाइड का। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, एल्कोहलिक वाला। अभी आप देख रहे हो कि जब भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल वाला होता है, एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है जो बेस की तरह काम करता है और निर्माण किसका कर देता है, एल्कीन का। और कौन सी अभिक्रिया विधि द्वारा होता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया विधि द्वारा। और बीटा विलोपन क्या होता है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा। तो ये वाला कार्बन तो कौन सा है, अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से कौन चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। तो निर्माण किसका होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। कौन सी एल्कीन बनेगी, इथीन का निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन तो क्या हो गया, मुख्य उत्पाद, और साथ में देखिए क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में बाहर कौन निकल जाएगा, जल का अणु। तो ये तो होगी प्रथम अभिक्रिया। द्वितीय अभिक्रिया देखिए, एल्कीन और एल्कीन पर किसका योग करवा रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr का। और यहाँ पर उपस्थिति किसकी है, प्रोक्साइड की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बहुआबंध आता है ना, मतलब द्विबंध और त्रिबंध आ जाए, हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर वायु उपस्थित हो, H2O2 उपस्थित हो या कोई प्रोक्साइड उपस्थित हो, तो वहां पर कौन से नियम के अनुसार आप योग करवाते हो, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। और इसी को आप क्या बोलते हो, खरास प्रभाव बोलते हो। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव, कि जो नाभिक स्नेह है ना अभिकर्मक का, द्विबंध के उस वाले कार्बन से आबंधित होगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद क्या बन जाएगा, R तो क्या जाएगा, एजिट आ जाएगा। योगात्मक अभिक्रियाओं में होता है क्या, एक पाई बंध को तोड़ते हो और साथ में क्या करते हो, 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण करते हो। ये पहला सिग्मा बंध बना दिया मैंने, ये वाला कौन सा बना दिया, द्वितीय बना दिया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ प्रोक्साइड आया, मतलब H2O2 आया, कौन से नियम के अनुसार होगा, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव में अभिकर्मक का जो माइनस वाला या नाभिक स्नेह है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु है और इस वाले द्विबंध वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो नाभिक स्नेह कौन है, ब्रोमाइड कहां पर जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। नहीं, यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर कौन आबंधित हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये उत्पाद जो बना है कौन से नियम के अनुसार बना है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बना है। ये जरूर ध्यान रखना है।
ये एंटी मार्कोनिकोव तभी लगेगा जब HBr के साथ क्या आएगा, या तो वायु आए अथवा H2O2 आए अथवा क्या आए, प्रोक्साइड आए, तभी एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। अदरवाइज कौन से नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, मेथेनॉल से एथेनॉल में परिवर्तन कैसे करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब आपको मेथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। मतलब मेथेनॉल में कितना कार्बन होता है, एक कार्बन, और एथेनॉल में कितने कार्बन होती है, 2 कार्बन में। मतलब यहाँ पर आपको कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या करनी है, बढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या ट्रेंड रहेगा। सबसे पहले मेथेनॉल बोला तो CH3OH क्या हो गया, मेथेनॉल। तो सबसे पहले स्टेप में आपको मेथेनॉल की अभिक्रिया किससे करवानी है, PCl5। और ये मैंने आपको बताया कि जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया हो एल्कोहल की, या फिर PCl3 के साथ हो, या SOCl2 के साथ हो, करना क्या होता है, एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसको उठाकर क्या लगा देना है, हेलोजन। तो यहाँ से मेथेनॉल है वो किसमें परिवर्तित हो गया, मिथाइल क्लोराइड। मतलब क्या बन गया, CH3Cl बन गया। और यहाँ पर देखिए इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रतिस्थापन किससे कर दिया, हेलोजन से। OH की जगह क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया। अब ये मेरे पास जो बना है ये क्या है, एल्किल क्लोराइड है। और एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कौन करेगा, साइनाइड, मीनिंग Cn-, क्योंकि पोटेशियम तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये साइनाइड कहां पर आक्रमण करेगा, इस वाले मिथाइल पर। तो देखिए अभिक्रिया किस टाइप से चलेगी, ये साइनाइड ने आक्रमण किया इस वाले आंशिक धनावेश वाले कार्बन परमाणु पर, और यहां से जो क्लोरीन है वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। तो ये देखिए क्या बन गया, CH3Cn। और यहां से बाहर कौन चला गया, यहां से बाहर चला गया -KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो गया, बाहर चला गया। अब की बार क्या बन गया, एल्केन नाइट्राइल बन गया। जो साइनाइड होता है इसी को IUPAC है वो क्या बोलती है, नाइट्राइल बोलती है। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया, एल्किल नाइट्राइल का। अब यहाँ पर जो आगे आपको दे रखा है सोडियम प्लस इथेनॉल, ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। तो वहां पर जब भी सोडियम और इथेनॉल के साथ एल्केन नाइट्राइल का अपचयन होता है तो ये इस अभिक्रिया को मेंडियस अभिक्रिया बोलती है। रिपीट कर देता हूं, अभिक्रिया क्या होगी, जब भी एल्किल नाइट्राइल मतलब RCN का अपचयन सोडियम और इथेनॉल के उपस्थिति में संपन्न होता है तो इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मेंडियस अभिक्रिया बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए जब भी अपचयन होगा तो जो नाइट्राइल का जब भी अपचयन करवाते हो ना C ट्रिपल बॉन्ड का, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड NH2 में। तो ये देखिए क्या बन गया, एमीन बन गया। किसका निर्माण हो गया, अमीन का निर्माण हो गया। अब अमीन की अभिक्रिया करवा दीजिए अब NCNO2 से। ये अभिक्रिया भी आपके नाइट्रोजन से संबंधित क्रियात्मक समूह में आएगी। जब भी प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल मतलब NCNO2 के साथ अभिक्रिया करेगी, हमेशा किसका निर्माण हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मिथेनॉल जिसमें एक कार्बन था उसको आप कार्बन का नंबर इंक्रीज करके किसमें परिवर्तित कर सकते हो, इथेनॉल में परिवर्तित कर सकते हो। स्टेप्स का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा के एल्किल हैलाइड बनाना है, फिर एल्किल हैलाइड की KCN के साथ अभिक्रिया करवानी है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अपन को जो लास्ट में उत्पाद चाहिए उसमें कार्बन कितनी है, 2, और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड में कितना है, 1। तो जब भी आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करना होता है, रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, 2। लेकिन मेरे को कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड चाहिए तो नाइट्राइल का क्या करवा दीजिए, अपचयन करवा दीजिए। और ये वाला अपचयन कौन करेगा, सोडियम प्लस इथेनॉल। कौन सी अभिक्रिया है, मेंडियस अभिक्रिया। और ये भी बता देता हूं अपचयन वो किस टाइप से होगा, जैसे ये वाला आपके सामने मेंशन कर रखा है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये वाला है क्या होता है, अपचायक होता है। और अपचायक को एक ही काम आता है, हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉन्ड ब्रेक डाउन करने हैं। तो इधर भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इस साइड भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 NH2, मीनिंग किसका निर्माण हो जाएगा आपके पास है अमीन का। और अमीन की विक्रिया किससे करवा देना, नाइट्रस अम्ल से। किसका निर्माण हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त अल्कोहल एवं ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है। ये आपके अल्कोहल के उपयोग में आता है, इसको अब की बार हटा दिया है सिलेबस से। और नाम क्या है इसका, नेटेलाइट है, उस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गई आपके यहां तक जो भी आपके 2020, 2019 और 2018 में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे उनके आंसर। अब 2021 जो बोर्ड एग्जाम है, ये देखिए मैंने क्या मेंशन किया है,
आरबीसी 2021 मतलब 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक है। तो सबसे पहला देखिए, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था लिखिए। कौन सा पूछा है? एलिलिक, और एलिलिक में कौन सा होता है? sp3 होता है। तो ये वाला ठीक हो जाएगा, यहां पर कौन सा हो जाएगा? sp3। नेक्स्ट वाला समनिधि डाई हैलाइड का उदाहरण है। देखो डाई हैलाइड के दो उदाहरण है, एक तो होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है समनिधि डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड में क्या होता है? एक ही कार्बन परमाणु पर दो एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित होते हैं, तब तो क्या कहलाता है? जेम डाई हैलाइड। और समनिधि डाई हैलाइड कब कहलाता है? जब दो समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित हो, तो वो क्या कहलाता है? समनिधि डाई हैलाइड कहलाता है। पहला वाला देखिए CH3 CHBr2 मतलब एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमीन जुड़े हैं, तो ये तो किसका उदाहरण हो गया? जेम का। पूछ कौन सा रहा है? समनिधि, मतलब ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। बी वाला देखिए CH2 और Cl मीनिंग दोनों कार्बन समीपवर्ती कार्बन परमाणु से एक समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है और दोनों कार्बन परमाणु कैसे? समीपवर्ती है। किसका उदाहरण हो जाएगा? समनिधि डाई हैलाइड का। नेक्स्ट वाला देखिए CnCl3 एक ही कार्बन से कितने हेलोजन जुड़ी हुई है? 3। तो ये वाला तो आपके डाई हैलाइड का एग्जाम्पल ही नहीं है। इसके नेक्स्ट वाला देखिए क्लोरीन CH2Br मतलब यहाँ पर दो समीपवर्ती कार्बन परमाणु से दो हेलोजन परमाणु आबंधित तो है लेकिन दोनों एक समान नहीं है, तो फिर ये किसका उदाहरण नहीं होंगे? समनिधि का उदाहरण नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला देखिए जेम डाई हैलाइड का उदाहरण है। अभी मैंने बोला था जेम डाई हैलाइड में क्या होता है? एक ही कार्बन परमाणु पर दो एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित हो, क्या कहलाता है? जेम डाई हैलाइड। तो पहला वाला Br CH2Br मीनिंग ये तो कहां पर जुड़ा हुआ है? समनिधि पर। तो ये वाला तो आपके समनिधि डाई हैलाइड हो गया, जेम डाई हैलाइड का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए CH3 CHBrCl मतलब एक ही कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेलोजन तो दो है लेकिन दोनों समान नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है? आपका जेम नहीं है। तीसरा वाला CH3I ये तो केवल कौन सा है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है, ये तो डाई हैलाइड का उदाहरण ही नहीं है। चौथा वाला देखिए CH3 CHCl2 मतलब अब की बार इस कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु कौन से? क्लोरीन वाले, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? आपके जेम डाई हैलाइड का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो अभी पढ़कर आइए SN अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभिक्रिया के पद कितनी होती है? दो, बिल्कुल सही है। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि एक होती है और पद कितनी होती है? दो। संक्रमण अवस्था का निर्माण, ये गलत हो गया। संक्रमण अवस्था का निर्माण तो किसमें होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण तो SN2 अभिक्रिया में होता है, SN1 अभिक्रिया में नहीं होता है। मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण, ये बिल्कुल सही है कि किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। कौन सा कथन पूछा था आपसे? SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य कथन। तो गलत कथन कौन सा हो गया? अभिक्रिया की कोटि एक होती है, ये सत्य कथन है। अभिक्रिया के पद दो होती है SN1 में, ये भी सत्य कथन है। मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, ये भी सत्य कथन है। और साथ में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ये SN2 में होता है। तो मतलब असत्य कथन कौन सा हो गया? संक्रमण अवस्था का निर्माण। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए डार्जन प्रक्रम में प्राप्त शुद्ध उत्पाद होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, जब भी अपन एल्किल हैलाइड का निर्माण करते तो एल्किल क्लोराइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। और बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाले दोनों सह उत्पाद गैसीय प्रकृति के होते हैं। कौन कौन से उत्पाद बनते थे? एक तो SO2 गैस बनता था और दूसरा कौन सा बनता था? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता था। तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में कौन प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। तो ये देखिए डार्जन प्रक्रम में प्राप्त शुद्ध उत्पाद होता है। एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनता, एल्किल आयोडाइड नहीं बनता। कौन सा निर्माण होता है? केवल और केवल एल्किल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। डार्जन प्रक्रम में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? एल्किल क्लोराइड होगा। अभिक्रिया किस टाइप से होती है वो भी आप देख लीजिए। ये जैसे यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, कोई भी डार्जन प्रक्रम के लिए अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो आप? डार्जन प्रक्रम के अंदर SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हो पिरीडीन की उपस्थिति के अंदर। थायोनिल क्लोराइड बोलते हो जिसको, क्या बोलते हो? थायोनिल क्लोराइड बोलते हो। तो ये लीजिए यहां पर जैसे मैंने मेंशन कर दिया, कोई भी आप यहां पर लिए डार्जन प्रक्रम के लिए एल्कोहल है, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया एल्कोहल, क्या हो गया? ROH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मीनिंग क्या है? S डबल बॉन्ड O Cl। तो ये लीजिए Cl आ गया, इस साइड पे क्या आ गया? Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसको क्या बोलते हो? थायोनिल क्लोराइड। और साथ में उपस्थिति किसकी रहती है? पिरीडीन की। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया पिरीडीन।
किस टाइप से अभिक्रिया होगी, तो ये देखिए अभिक्रिया का मैनर क्या रहेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दीजिए और इधर से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो गया, ये यहां से हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, RCl मीनिंग एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया। मुख्य उत्पाद यही है। साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। दोनों के दोनों सह उत्पाद गैस की अवस्था में होती है, इसलिए आसानी से क्या हो जाता है, इनका निष्कासन हो जाता है। दूसरी बात ये जो HCl वो अम्ल होता है, पिरीडिन क्या होता है, क्षार होता है, तो अम्ल को पिरीडिन क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और आपको शुद्ध अवस्था में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड बनता है कौन सी फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, तो शुद्ध अवस्था में किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2021 में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक तो रासायनिक समीकरण फिक्स है, चाहे से फिर वो आपसे फिटिंग अभिक्रिया पूछे, स्वार्ट्ज अभिक्रिया पूछे, अदरवाइज आपसे वोल्टेज अभिक्रिया पूछे, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया पूछे या फिटिंग अभिक्रिया पूछे, मतलब एक रासायनिक समीकरण एक नंबर में 100% आएगा। और मैक्सिमम अब की बार आने के चांसेस किसके हैं, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में किसका युग्मन करवाते हो, एरिल हैलाइड का क्या करवाते हो आप, युग्मन करवाते हो। मतलब जो भी एरिल है, मतलब यहाँ पर निर्माण किसका होगा, बाइफेनिल, अथवा आप उसको क्या बोल सकते हो, डाइफेनिल का निर्माण होगा। और फिर सेकंड वाले कौन सी है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में किसका निर्माण करते हो, आप हमेशा ध्यान रखना, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में केवल और केवल एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। कैसे करते हो निर्माण, जब भी एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, एल्किल फ्लोराइड का। तो इसी को क्या बोलते हो, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हो। स्वार्ट्ज अभिक्रिया किसका उदाहरण है, हेलोजन विनिमय का उदाहरण है। बात करूं अगर मैं फिटिंग अभिक्रिया की, तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न करने पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसी को आप कौन सी अभिक्रिया बोलते हो, फिटिंग अभिक्रिया बोलते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब शॉर्ट नोट्स आ सकती है किस पर, सेंडमेयर अभिक्रिया पर। और दूसरा वाला कौन सा, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसका निर्माण होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और जब भी आप इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस हैलाइड मतलब Cu2X2 के साथ किसकी उपस्थिति में, NH के साथ आप संपन्न करवाते हो तो किसका निर्माण हो जाता है, एरिल हैलाइड या फिर हेलोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हो, सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हो। जब भी आपने क्यूपरस हैलाइड की जगह कॉपर चूर्ण का उपयोग कर लिया तो फिर वो अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अभी देखा था बीटा विलोपन अभिक्रिया के लिए क्या शर्त चाहिए आपको, बीटा विलोपन अभिक्रिया केवल वे ही एल्किल हैलाइड प्रदान करेंगे जिनके पास बीटा कार्बन परमाणु पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अभिक्रिया कैसी होगी, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन चला जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा। अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, एल्कोहलिक केओन्स के साथ। उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा उत्पाद। नेक्स्ट वाला डार्जन प्रक्रम किसे कहते हैं, अभी बताया था। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो ये लीजिए एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा, परिशुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। इसी को क्या बोलते हो आप, डार्जन प्रक्रम बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, खरास प्रभाव क्या होता है। अभी अपने एक अभिक्रिया सोल्व करके आए थे जहां पर बोला था एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद, मतलब जब भी एल्कीन पर HBr का योग करवाना हो और योग किसकी उपस्थिति में हो, प्रोक्साइड वायु अथवा H2O2, तो वहां पर कौन सी नियम के अनुसार होता है, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार योग होता है और आप इसी को क्या बोलते हो, खरास प्रभाव बोलते हो। नेक्स्ट वाला एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिल हैलाइड में सबसे पहली बात तो जो हेलोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। और जो भी हेलोजन परमाणु उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आता है, 3 आता है। और यहाँ पर जो सीक्वेंस कैसे चलेगा अनुनाद का, परमाणु से बंध पर और बंध से परमाणु पर, मतलब यहाँ पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। तो बस इस माइनस आवेश को आपको अनुनाद के द्वारा क्या करना, विस्थानीकरण करना है, मतलब घुमाते रहना है। तो यहाँ पर क्या बनानी है, एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचना बनानी है। नेक्स्ट वाला देखिए,
एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। कारण दीजिए। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा है? SN1 अभिक्रिया। और SN1 अभिक्रिया के लिए निर्धारक कारक कौन सा होता है? मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का स्थायित्व है। तो एलिलिक के अंदर तो क्या बन जाएगा? एलिलिक कार्बोदनाइन बन जाएगा। बेंजिलिक में क्या बन जाएगा? बेंजिलिक कार्बोदनाइन बन जाएगा। और दोनों में क्या उपस्थित होता है? अनुनाद। और अनुनाद के द्वारा मध्यवर्ती कार्बोदनाइन क्या कर लेता है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड की अभिक्रियाशीलता SN1 के प्रति सर्वाधिक होती है। और आपको यह ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? बेंजिलिक की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? एलिलिक की होती है। और उसके बाद में किसकी होती है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है SN1 के प्रति अभिक्रियाशीलता। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण व एसिटिलीकरण अभिक्रिया ये लिखिए। तो यहाँ पर ये किसकी अभिक्रिया? आपके एरिल हैलाइड की। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ उत्प्रेरक निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न कराती है। तब तो क्या बोल देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और जब भी एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, मतलब CH3COCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब वहां पर क्या बोल देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एरिल हैलाइड की तुलना में अधिक होती है। क्यों? 4 कारण इसके मैंने मेंशन करा रखे। पहला वाला कारण कौन सा होता है? अनुनाद के आधार पर। दूसरा वाला कारण कौन सा होता है? संकरण हैलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। तीसरा कौन सा होता है? फेनिल धनायन का अस्थायित्व। और चौथा कौन सा होता है? संभावित प्रतिकर्षण। लेकिन जब भी एग्जाम में आए, सबसे पहला कौन सा कारण मेंशन करना आपको? अनुनाद वाला करना, क्योंकि अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बन हैलोजन बंध को तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं की तुलना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1। SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 1 पद में। और SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है? आपके 1 पद में। ये ध्यान रखना। देखो, जो भी ऊपर लिखा हुआ है ना, ये हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? कोटि को। तो देखिए, SN1 अभिक्रिया के लिए कोटि कितनी होगी? 1। SN2 अभिक्रिया के लिए कोटि कितनी हो गई? 2। फिर इसके बाद में बात आती है अभिक्रिया के पद। तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होगी और SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न हो जाएगी। SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का। SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। SN1 के लिए निर्धारक कारक कौन सा होता है? मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का स्थायित्व है। और SN2 अभिक्रिया के लिए निर्धारक कारक कौन सा होता है? त्रिवीय में बाधा होता है। SN1 अभिक्रिया को कौन अधिक तेजी के साथ संपन्न करवाता है? ध्रुवीय विलय। और SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा विलय का आवश्यक है? अध्रुवीय विलय। SN1 अभिक्रियाओं में अगर अभिकारक के पास किरेल कार्बन उपस्थित है तो वहां पर क्या होता है? रेशमीकरण होता है। और SN2 अभिक्रियाओं में हमेशा क्या होता है? अभिविन्यास का प्रतिपन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? वाल्डन प्रतिपन भी बोलते हो। साथ में ऑर्डर ध्यान रखना है। SN1 अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशीलता बेंजिलिक, फिर एलिलिक, उसके बाद में तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और सबसे न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और SN2 अभिक्रियाओं के लिए क्या क्रम आएगा? क्योंकि यहाँ पर कारक कौन सा है? निर्धारक कारक त्रिवीय में बाधा। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता सुपर 1 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की, फिर द्वितीय के एल्किल हैलाइड की और उसके बाद में तृतीय के एल्किल हैलाइड की। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I के द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। तो ये वाला एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? CH3Cl का। उसके बाद में किसका होगा? CH3F का। और उसके बाद में किसका आ जाएगा? CH3Br का। और सबसे मिनिमम न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण किसका हो जाएगा? CH3I का हो जाएगा। तो 1 नंबर पर किसका आएगा? CH3Cl का। 2 नंबर पर कौन आ जाएगा? CH3F का। 3rd नंबर पर आएगा आपके मिथाइल ब्रोमाइड और 4th नंबर पर आ जाएगा आपके मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, यहां से अगर रिएक्शन के बारे में पूछेगा कि जो हेलोजन व्युत्पन्न है वहां पर जो रिएक्शन को पूर्ण कीजिए, तो ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। इसी टाइप की रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाई देगी। पहला देखिए, यहां पर मैंने क्या मेंशन किया है? RCH2CH2Cl, मतलब है क्या? ये
एल्किल हैलाइड। और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या करना है? हेलोजन को हैलाइड के रूप में हटाना है और जो भी अभिकर्मक का माइनस वाला भाग हो उसको इस आंशिक धनावेश वाले कार्बन परमाणु से आबंधित कर देना है। साथ में मैंने ट्रिक बता रखी है AgCN, KCN, KNO2 और AgNO2 के लिए कि जहां जहां सिल्वर आ जाएगा वहां पर बंद कौन बनाएगा? नाइट्रोजन परमाणु। और जहां पर सिल्वर नहीं आ रहा है तो वहां पर बंद कौन बना लेगा? नाइट्रोजन परमाणु बंद नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर तो देखो पहले वाले में क्या उत्पाद बन जाएगा? AgCN के साथ अभिक्रिया तो CH2 और CH2 से देखो सिल्वर आ गया तो बंद कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद बन जाएगा RCH2CH2NC। कार्बन से किसको आबंधित करना है? नाइट्रोजन को। तो क्या बन जाएगा? NC। सेकेंड वाला देखो एल्कोहलिक केओंच। और जब भी केओंच एल्कोहलिक आ जाता है कौन सी अभिक्रिया होगी? विलोपन अभिक्रिया। क्या उत्पाद बनेगा? एल्किन बनेगा। थर्ड वाला KCN के साथ अब की बार देखो सिल्वर नहीं आया है मतलब बंद कौन बनाएगा? अब की बार कार्बन बनाएगा, नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अब की बार उत्पाद क्या बनेगा KCN के साथ? RCH2CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। मतलब अब की बार निर्माण किसका होगा? एल्किल नाइट्राइल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए KNO2 क्या होता है? ये पोटेशियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर भी सिल्वर नहीं आया है और जब भी सिल्वर नहीं आता तो बंद कौन नहीं बनाता है? नाइट्रोजन नहीं बनाता। कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख निर्माण किसका हो जाएगा? RCH2CH2ONO। मतलब किसका निर्माण हो जाएगा? एल्काइल नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? आपके एल्काइल नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए केओंच एक्वस। एक्वस वाला आ गया, क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आयन मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो उत्पाद क्या बनेगा? RCH2CH2 सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा। और लास्ट एग्जांपल देखिए AgNO2 वापिस से सिल्वर आ गया, बंद कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो अब की बार इस वाले Cl है इसका प्रतिस्थापन कौन करेगा? नाइट्रो ग्रुप करेगा। उत्पाद क्या बनेगा? जब भी AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराओगे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। मतलब अब की बार उत्पाद का नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन। अब की बार कौन सा उत्पाद बनेगा? नाइट्रो एल्केन बनेगा। नेक्स्ट वाला देखिए योगात्मक अभिक्रिया अगर आ सकती है यहाँ से, क्योंकि ये इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम में। तो मैंने आपको सिखाया कि एंटी मार्कोनिकोव कब लगेगा? जब HBr के साथ या तो H2O2 आएगा या प्रोक्साइड आएगा अथवा क्या आएगी? वायु। तभी क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव बनेगा। अदरवाइज फिर किसके अकॉर्डिंग बनेगा? हमेशा ही मार्कोनिकोव। तो पहले वाले में देखिए एल्किन के अभिक्रिया HBr H2O2 आगे यहाँ पर तो कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव। मतलब ये वाला ब्रोमीन कहां पर जुड़ जाएगा? इस वाले CH2 पर, और ये वाला हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा? CH पर जुड़ जाएगा। सेकंड वाला देखिए HCl साथ में H2O2 प्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी आया है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड उपस्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं लगेगा? यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव नियम लगने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन HBr चाहिए और दूसरी कंडीशन या तो H2O2 अदरवाइज वायु हो या फिर क्या हो? प्रोक्साइड हो। तो यहाँ पर कौन आ गया? HCl। मतलब यहाँ पर उत्पाद किसके अनुसार बनेगा? मार्कोनिकोव के अनुसार। तो मार्कोनिकोव के अनुसार ये वाला क्लोरीन कहां पर अटैच हो जाएगा? CH पर, और ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा? CH2 पर जुड़ जाएगा। फिर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पर भी कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोव। आयोडीन को कहां पर अटैच कर देना? CH पर, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना और ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा? CH2 पर जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। फिर देखिए ब्रोमीन मतलब Br2CCl4। ये मैंने आपको याद हो तो एक बार बताया था कि जब भी आपको किसी भी यौगिक में असंतृप्तता का पता लगाना हो, मतलब किसी भी यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है या नहीं है, तो इसलिए इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दो? उस वाले यौगिक की ब्रोमीन के साथ, और किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये अभिक्रिया करता है ना तो इस वाले ब्रोमीन का जो रंग होता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है। और जब भी ब्रोमीन का रंग गायब हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि यौगिक में क्या उपस्थित? असंतृप्तता उपस्थिति। मतलब या तो द्विबंध उपस्थित होगा अदरवाइज क्या उपस्थित होगा? त्रिबंध उपस्थित होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन का योग करवा देना, इस वाले एक पाइबंध को तोड़ना, इधर भी ब्रोमीन लगा देना, इधर भी क्या लग जाएगी? ब्रोमीन लग जाएगी। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए तो यहाँ पर अब की बार किसकी है? एरिल हैलाइड मतलब हेलो बेंजीन या क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन है। सांद्र H2SO4 है, कौन सी अभिक्रिया देता है?
एरिल हैलाइड है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एक बार तो ऑर्थो पर लगा देना और एक बार पैरा पर लगा देना। मुख्य उत्पाद कौन सा बन जाएगा? पैरा वाला, और ऑर्थो वाला क्या बन जाएगा? अल्प उत्पाद बन जाएगा। ये मैंने आपको एक टेबल बना रखी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनेगा? जब भी सांद्र H2SO पूरा आता है कौन सा बनता है? SO3H। तो एक बार तो SO3H को ऑर्थो पर लगाना, सेकंड वाले उत्पाद में पैरा पर। मुख्य किसको बोल देना? पैरा वाले को। सेकेंड वाली ये रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है क्योंकि ये बार बार रिपीट होगी, फिनोल वाले चैप्टर में भी है। क्लोरोबेंजीन की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय के साथ 623 केल्विन तापमान है, 300 वायुमंडलीय दाब है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि जो भी एरिल हैलाइड है ना, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन जब आप अधिक तापमान और दाब का यूज करते हो तो ये क्या करता है? फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर देता है। मतलब क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर नाभिक स्नेह कौन लग जाएगा? OH। और जब भी बेंजीन के ऊपर OH अटैच हो जाएगा, आबंधित हो जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनोल। तो इस वाली अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? फिनोल होगा। नेक्स्ट देखिए फिर क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया CH3Cl, मतलब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। उत्प्रेरक कौन सा हो गया? निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। कौन सी अभिक्रिया हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया हो गई। मतलब एक बार CH3 को ऑर्थो पर लगा देना, दूसरे वाले उत्पाद में कहां पर लग जाएगा? CH3 पैरा पर लग जाएगा। मुख्य उत्पाद कौन सा हो जाएगा? पैरा वाला। लास्ट वाला देखिए ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ क्या दे रखा? उत्प्रेरक है FeBr3। कौन सी विक्रिया है? हेलोजनीकरण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन बनेगा? Br+ बनेगा। तो एक बार तो ब्रोमीन को ऑर्थो पर लगा देना, एक बार कहां पर लगा देना? पैरा पर। मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? पैरा वाला बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन बनेगा? एल्किल हैलाइड में CH3+ बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपके इस वाले चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपके 2021 RBC बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। और इसके अलावा अपने जो लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर के किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 2020, 2019 और 2018 तीनों पेपर सोल्व कर लिए। और इसके जो पीछे वाले पेपर है 2017 और 2016 में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब SN1 अभिक्रियाशीलता का क्रम आ गया, SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम आ गया, मार्कोनिकोव आ गया, एंटी मार्कोनिकोव आ गया, और ये क्या आ गया? रासायनिक समीकरण और साथ में अनुनादी संरचनाएं। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।